गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर वाक्य रचना। तो वाक्य किसे कहते हैं, है ना। तो पहले आपने वर्ण को जाना। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर जब वर्णों का मेल होता है तब शब्द बनता है, और जब शब्दों का मेल होता है तो वाक्य बनता है। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। तो वाक्य का स्वरूप, जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तब हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यद्यपि शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। अगर इनको क्रम से ना बोला जाए तो वक्ता का पूरा जो अभिप्राय है वो स्पष्ट नहीं हो पाता। और इन शब्दों को निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट होता है। मतलब निश्चित क्रम से बोलना है और स्वाभाविक गति से, उसके बोलने में जितनी गति होनी चाहिए तभी वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो पाता है। जैसे नदी के किनारे किनारे एक गाय जा रही थी। इस वाक्य के शब्द यदि अलग अलग या रुक रुक कर बोले जाएं तो अभिप्राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। वाक्य के शब्दों को सही क्रम से संयोजित करने तथा स्वाभाविक गति से बोलने पर बात पूरी तरह समझ में आ जाती है। तो मतलब आपने ये जाना कि अभी मैंने कहा जैसे शब्दों के मेल को, तो शब्दों का मेल तो होगा, लेकिन कैसे होगा, निश्चित क्रम में होगा और स्वाभाविक गति से उसे बोलना होगा, तभी बात जो है वक्ता की स्पष्ट होती है। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मतलब जो समूह है वो कैसा हो, सार्थक हो, जिसका कि अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। कभी कभी एक या दो पदों से ही पूरा भाव व्यक्त हो जाता है। जैसे सुनिए, क्यों नहीं, नहीं, धन्यवाद, बहुत अच्छा, आओ, यह कैसे, मतलब एक या दो पदों से भी काम चल जाता है और बात पूरी स्पष्ट हो जाती है। ये सब वाक्य हैं। इन वाक्यों पर विचार करें तो पाएंगे कि प्रत्येक वाक्य में कुछ अंश छूटा हुआ है। यदि उसे छूटे हुए अंश को छोड़ दें तो वाक्य स्पष्ट और पूरा प्रतीत होता है। जैसे सुनिए, तो आप सुनिए, यह कैसे हो गया, और धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह जब बोलो तब वाक्य पूरा होता है। जाओ, तुम जाओ। इन उदाहरणों में दो बातें दिखाई देती हैं। वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। अतः हम कह सकते हैं वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। अंडरलाइन कर लीजिए और ये परिभाषा आप लिखेंगे, वाक्य किसे कहते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। अब है व्याकरण और वाक्यों की संरचना। व्याकरण के अनुसार वाक्य में सार्थक शब्द होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से किया जाता है। प्रत्येक शब्द का निश्चित क्रम होता है। बोलचाल की भाषा लिखित भाषा से भिन्न होती है। सामान्य बातचीत में वाक्यों में आने वाले शब्दों की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे जा रही थी मैं, जब तब अध्यापिकाएं बैठी थी स्टाफ रूम में। प्रधानमंत्री ने दिया था टेलीविज़न पर भाषण, अब हो गया बहुत। तो ये जो है अगर क्रम से ना लिखा जाए तो बात जो है स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए वाक्य में क्रमबद्धता होना अनिवार्य है। ठीक, तो वाक्य समझ में आया। अब आज हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, कि वाक्य के अंग क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं वाक्य के अंग। तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रमेश पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। उपयुक्त वाक्यों में दो अंग हैं। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे रमेश कृष्ण कुमार। दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना देता है, जैसे पढ़ता है, कहानी लिखता है ना। तो पहला अंग किस पे सूचना देता है, कर्ता पर, और दूसरा किस पर देता है, क्रिया पर। तो उपयुक्त वाक्यों में पहला अंग उद्देश्य कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। पहला क्या कहलाएगा, उद्देश्य, और दूसरा विधेय। ठीक, तो रमेश कृष्ण कुमार अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है और दूसरा अंग क्रिया के बारे में। तो पढ़ता है या कहानी लिखता है। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश क्या है, कर्ता है, और पुस्तक का पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो विधेय है, ये उद्देश्य है और ये विधेय है।
तो समझ में आया कि उद्देश्य कौन कहलाता है? कर्ता, और जो वो क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के दो अंग हुए, पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य क्या कहलाता है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। प्रायः उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। उदाहरण के लिए जैसे भागता हुआ चोर, अब ये क्या कहलाया? उद्देश्य। विधेय है तुरंत पकड़ा गया। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, तो कौन पकड़ा गया? भागता हुआ चोर पकड़ा गया, तो ये क्या कहलाया? उद्देश्य कहलाया। और विधेय तुरंत पकड़ा गया। प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं, वह बेचारा क्या कर सकता था, तो ये विधेय है और ये उद्देश्य है। ऊपर के वाक्यों में चोर कहानियाँ और वह उद्देश्य है। शेष पद भागता हुआ, प्रेमचंद की ओर, बेचारा क्रमशः उनके विस्तार हैं। विधेयों में पकड़ा गया, पढ़ी जाती है और कर सकता था मुख्य विधेय है। शेष पद अर्थात तुरंत, बड़ी रुचि से और क्या क्रम से विधेय के विस्तार है। ये सब जो है उसे विधेय, ये जो जैसे क्या, बड़ी रुचि से, तुरंत, भागता हुआ, प्रेमचंद की, बेचारा, ये वाक्य का विस्तार किया गया है। ओनली चोर जो है ये क्या है? उद्देश्य है। कहानियाँ उद्देश्य है, वह उद्देश्य है। और पकड़ा गया विधेय है, पढ़ी जाती है विधेय है, कर सकता था विधेय है। कभी कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता। आओ एक वाक्य है इसमें तुम, उद्देश्य अप्रकट है। पूरा वाक्य होगा तुम जाओ, तुम आओ। कभी कभी विधेय लुप्त रहता है, जैसे कोई पूछता है कौन आएगा, उत्तर है मैं। पूरा वाक्य होगा मैं आऊँगा। यहाँ आऊँगा विधेय अप्रकट है। यहाँ आऊँगा क्या है? विधेय इसमें अप्रकट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्य में, सबसे छोटे वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। बड़े बड़े वाक्यों में उद्देश्य और विधेय का विस्तार होता है। विधेय के विस्तार में कर्म, पूरक, अधिकरण आदि की भी आवश्यकता हो सकती है। जैसे ईश्वर है वह घर में है, मोहन डॉक्टर है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, शीला सेब खाती है। उपयुक्त वाक्य मूलभूत वाक्य है, क्योंकि इनको छोटा करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इन वाक्यों का विस्तार किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वाक्य के अनिवार्य अंग दो हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के अंग है उद्देश्य और विधेय। तो अभी हमने जाना कि वाक्य के अंग क्या कहलाते हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो समझ में आया कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। तो उपयुक्त वाक्य में दो अंग हैं। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे रमेश कृष्ण कुमार। दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना देता है। पढ़ता है, कहानी लिखता है। उपयुक्त वाक्य में पहला अंग उद्देश्य है और दूसरा विधेय है। तो उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ये है उद्देश्य। किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता और कर्ता विस्तार उद्देश्य होता है। तो ये समझ में आया कि आपका कर्ता क्या है? उद्देश्य है। और इन वाक्यों में अमिता ने और जहांगीर उद्देश्य हैं। विधेय किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराधा भट्ट ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती, तो वाद विवाद प्रतियोगिता जीती, ये क्या है? विधेय है। इसमें मुस्कुराने लगी विधेय है। तो इसी तरह आप उद्देश्य और विधेय देखिए अलग किया गया है। समाज गौरव सुमित मेहता जी मैंने पुरस्कार देंगे। मैंने लोमिना को शाल पकड़ाई। जो गीत गा रहा था वह देवी लीना का पति था। दी एयरफोर्स स्कूल कल बंद रहेगा। इस तरह जो है उद्देश्य और विधेय अलग किए जाते हैं। तो उद्देश्य और विधेय समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम पढ़ेंगे क्या? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। विधानवाचक, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हुए। कौन कौन से हुए? विधानवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। तो आप इसी तरह प्रश्न बनाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, फिर आंसर लिखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद।
बाधित होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।